मित्रों, इकोनॉमी के थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल लर्न ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 संस्थाएं बाहर निकलती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। सबसे पहले हम देखेंगे IMF, जिसका काम था एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बरकरार रखना। इसके लिए वो लोग लेके आए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, जिसके अंतर्गत अमेरिका को बोला गया कि आप $1 छापेंगे अगर आपकी तिजोरी में 0.88 ग्राम्स गोल्ड है, एंड देयर विल बी गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी। मतलब कोई व्यक्ति $1 लेके जाएगा तो अमेरिका उसको इतने ग्राम सोना देगी। सो लाइक दैट डॉलर वॉज पेग्ड अगेंस्ट द गोल्ड, और बाकी तमाम देशों की करेंसी को डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपी विल बी इक्वल टू $0.30, अर्थात ₹1 देंगे तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे और सामने इतना सोना मिलेगा। एंड थस US डॉलर बिकेम द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ये पूरी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का लाभ ये था कि मन मुताबिक अलग अलग देश अपने नोट्स छाप नहीं सकते थे, परिणाम स्वरूप एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन सामने कुछ समस्याएं भी दिख रही थी। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पूरे विश्व का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 होगा। इसका मतलब कि अगर अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट है तो उसका मतलब कहीं पर ट्रेड सरप्लस होनी चाहिए, राइट? तभी तो जवाब 0 आएगा। तो आप विजुलाइज करिए कि जैसे जैसे अमेरिका के बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, वहाँ ये गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो अगर वो ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं तो मतलब सामने पेमेंट में क्या दिया होगा? डॉलर्स। तो दूसरे देशों की तिजोरी में डॉलर्स जमा हो रहे थे। ये एक बात। गोल्ड इज अ फाइनाइट कमोडिटी, मतलब धीरे धीरे बाजार में उसके दाम बढ़ना शुरू होंगे। अब आपने गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज रखा है, मतलब कोई व्यक्ति $1 लेके आए तो सामने अमेरिका उसको 0.88 ग्राम्स गोल्ड देने के लिए बाध्य है। परंतु विश्व बाजार में तो धीरे धीरे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, उस हिसाब से डॉलर को आपने एडजस्ट करना पड़ेगा कन्वर्टेबिलिटी में, कि आज की तारीख में चलिए $1 के सामने इतना सोना दिया, बट कल अगर कोई US फेडरल रिजर्व या ट्रेजरी में जाए तो फिर उसे बोला जाए नहीं, तुम $2 दो तभी हम तुमको 0.88 ग्राम्स गोल्ड देंगे। परंतु ऐसा करने में अमेरिकन सरकार, उनकी ट्रेजरी, उनकी रिजर्व बैंक डरेगी, क्योंकि अगर आपने डॉलर को इस प्रकार से सोने के सामने कमजोर कर दिया, देन दोज अदर फॉरेनर्स विल लूज फेथ इन द डॉलर सिस्टम, कि ये डॉलर तो ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए उपयुक्त चीज नहीं है, ये तो हमने रखा अपने पास बट परचेजिंग पावर चला गया एंड सो ऑन। इसलिए ये पूरी सिस्टम लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, ऐसा एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट ट्रिफिन का मानना था। देयरफॉर इट वाज कॉल्ड ट्रिफिन्स डिलेमा। और असल में ये हुआ भी। बाय 1970s परिस्थिति कुछ इस तरह से हुई कि अगर कोई व्यक्ति $35 लेके US ट्रेजरी में जाए तो सामने वो लोग उसको 1 आउंस गोल्ड देने के लिए बाध्य थे, बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। परंतु उसी वक्त बाजार में इतने 1 आउंस सोने की कीमत $40 से ज़्यादा थी। तो आप सोचिए, जेठालाल अपने $35 लेके जाएंगे, सोना खरीदेंगे और फिर बाजार में उसको $40 में बेचेंगे, तो बैठे बिठाए $5 का मुनाफा होने लगा। तो ये तो मतलब US ट्रेजरी एंड फेडरल रिजर्व सबके लिए नुकसानी का धंधा। आगे चल के ये भी पता चला कि कुछ देशों के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर इतनी विपुल मात्रा में थे कि सामने उतना तो अमेरिकन ट्रेजरी में सोना भी नहीं था। मतलब कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम अगर चलने दिया तो एक दिन अमेरिका की तिजोरी साफ हो जाएगी, उसमें सोने का एक तिनका भी नहीं बचेगा। इसलिए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बोला कि मैं ये गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी खत्म करता हूँ, आप अब से डॉलर लेके आएंगे तो हम आपको सोना देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। एंड बिसाइड्स ये कोल्ड वॉर चल रहा है, USSR के सामने हमारी आर्म्स रेस चल रही है, तो मुझे तो धन धनाधन और डॉलर छापने की ज़रूरत है। आपने जो मेरे हाथ ऐसे बांध के रखे हैं कि इतना सोना हो तभी इतने डॉलर छापना, वो पूरी चीज़ मुझे राज नहीं आएगी। सो ही लेफ्ट फ्रॉम दिस एंटायर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। और आगे चल के 73 में अमेरिका ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम अपनाया। मतलब $1 के सामने पाउंड या रुपी की क्या वैल्यू होगी वो US फेडरल रिजर्व या US सरकार तय नहीं करेगी, वो सारी चीज़ें मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तय करेंगी। तो फिर भारत के अंदर करेंसी स्टैंडर्ड क्या रहा? 35 से 56 में ये तय रहा था, RBI जितने नोट छापे तो बैकएंड में उनकी तिजोरी में उन नोटों के मूल्य के सामने एटलीस्ट 40% गोल्ड होना चाहिए। मतलब पार्शियली गोल्ड बैक सिस्टम था, दे ठोक नोट नहीं छाप सकते। और फिर ये IMF ब्रेटन वुड्स, तो उस हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम हमने अपनाई थी।
56 में यह तय किया गया कि आरबीआई मन मुताबिक नोट छाप सकेगी बशर्त है कि मिनिमम उनकी तिजोरी में 115 करोड़ का सोना और 400 करोड़ वर्थ फॉरेन सिक्योरिटीज, मतलब 515 करोड़ की मिनिमम फॉरेन रिजर्व होनी चाहिए। उस हिसाब से फिर आप नोट छाप सकते हो। आगे चल के 95 में हम आ गए पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, मतलब आरबीआई की तिजोरी में केवल 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और उसके सामने वो देखो मन मुताबिक जितने नोट छापने वो छाप सकते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि देठोक छापेंगे, बिकॉज करेंसी नोट्स आर कंसिडर्ड लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, तो सामने बैलेंस शीट में उतनी एसेट्स भी होनी चाहिए। सो एसेट साइड पे उतनी फॉरेन करेंसी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरिन बॉन्ड्स, वो सब होगा, तभी जाके वो सामने इतनी नए नोट छापेंगे। मित्रों, ये हुआ करेंसी स्टैंडर्ड, मतलब आरबीआई कितने नोट छाप सकता है। एंड एक्सचेंज रेट रिजीम वो अलग चीज़ है कि एक रूपी और सामने डॉलर, रूपी, पाउंड, ये एक्सचेंज रेट कौन तय करता है, दैट इज एक्सचेंज रेट रिजीम। पहले था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, मतलब आरबीआई तय करती थी, और उस जमाने में भी डॉलर के सामने तो भारत के रुपए का पतन ही हुआ था, तो वी सेट की डिवैल्यूएशन हुआ, बिकॉज आरबीआई इटसेल्फ विल हैव टू डू इट। आगे चल के हमने किया मैनेज फ्लोट सिस्टम, मतलब ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एक रूपी के सामने कितने डॉलर, दैट एंटायर एक्सचेंज रेट वुड बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। लेकिन अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी, ओनली देन आरबीआई विल इंटरवीन, तो वो सिस्टम मैनेज फ्लोट, और वहां पर भी डॉलर के मुकाबले रुपए का तो पतन ही हुआ, वीकनिंग ही हुआ, तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डू नॉट कंफ्यूज करेंसी स्टैंडर्ड एंड एक्सचेंज रेट रिजीम, दो चीजें अलग हैं। मित्रों, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में आईएमएफ ने अपनी एक अलग से ग्लोबल करेंसी बनाई थी, एसडीआर, जिसकी वैल्यू टाइप थी डॉलर के साथ, और उस जमाने में डॉलर की वैल्यू टाइप थी गोल्ड के साथ, इसलिए एसडीआर को पेपर गोल्ड बोला जाता था। खैर, ये पेपर गोल्ड एसडीआर आगे चल के अब उसकी वैल्यू कैसे तय होती है, वहां पर कौन सी नई करेंसी को ऐड किया गया, एसडीआर का पूरा प्रयोजन क्या है, वहां पर रिवर्स ट्रांसपोजिशन क्या होती है, फिर ये कोटा सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या रिव्यू लिया गया, ये सारे मुद्दे मैं पहले पढ़ा चुका हूं। करीब 14 मिनट का ही वीडियो है, ये वाले लिंक पे आप देख लेना। तो ब्रेटन वुड्स की एक संस्था आईएमएफ हमने देख ली। दूसरी संस्था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक असल में 5 सिस्टर एजेंसी है। कब कब किसकी स्थापना हुई और वो पांचों लोग क्या काम करते हैं, स्लाइड में दिया है, बहुत आसान है, घर पे देख लेना। सो आईएमएफ इज ओवर, वर्ल्ड बैंक इज ओवर। तीसरा बड़ा मुद्दा जो ध्यान से पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकल के आया GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आगे चल के 95 में मोरक्को के माराकेश शहर में एक ट्रीटी साइन हुई, जहां इसके आगे और बढ़ के नया स्वरूप दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया ने वो उसी वक्त साइन किया था। सो वी आर अ फाउंडिंग मेंबर। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और इंटरनेशनल ट्रेड के खिलाफ जो बैरियर हों उनको कम करना। बैरियर 2 प्रकार के हो सकते हैं, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर समझते हैं। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप डेट्रॉइट में मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों पे 0% एक्साइज ड्यूटी कर दे और भारत से इंपोर्ट होने वाले गाड़ियों के ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी लगा दे, तो एक प्रकार से भारत की गाड़ियां अमेरिकी लोगों को महंगी लगेंगी, वो खरीदेंगे नहीं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो गया, एक प्रकार से बैरियर खड़ा हो गया। और ये बैरियर क्योंकि टैक्स के द्वारा किया गया है, सो वी से टैरिफ बैरियर है। इसको कम करने के लिए WTO के 2 एग्रीमेंट है। पहला फिजिकल गुड्स के लिए GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और सर्विसेज के लिए गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसके विपरीत मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप कोई अलग से टैक्स ना लगाए, वो बोल दे कि डेट्रॉइट में मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों पे भी 10% एक्साइज और भारत से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पे 10% कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा। तो मतलब टैक्स के हिसाब से तो अब दोनों एक समान लाइन पे है, तो टैरिफ बैरियर तो नहीं, परंतु वो कोई और पैंतरा आजमाए कि जब भी अमेरिकी सरकार सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए टेंडर निकालेगी तो केवल अमेरिकन कंपनी वाले ही उस टेंडर में अर्जी कर सकते हैं, ऐसी शर्त करें। या फिर कि ये गाड़ियों में जो पेंट लगता है उसमें लेड, आर्सेनिक इतने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गाड़ी की चारों सीट के ऊपर एयरबैग होना चाहिए, गाड़ी के सभी ग्लास के ऊपर एंटी UV कोटिंग होना चाहिए। अब हो सकता है डेट्रॉइट के अंदर उनकी पूरी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंतर्गत उनके लिए वो गाड़ियां बनाना आसान हो, बट अपनी नैनो 1 लाख रुपए की, अब उसमें 4 एयरबैग और UV कोटिंग किया तो हो सकता है वो 10-15 लाख की हो जाए, और फिर तो अमेरिकन लोग सोचेंगे ये तो महंगी पड़ती है, दे में प्रीफर द लोकल कार्स। तो यहाँ पर कोई टैक्स तो अलग से नहीं लगाया गया, बट ऐसे नियम करके इंटरनेशनल ट्रेड में एक बैरियर खड़ा किया गया।
उससे लड़ने के लिए WTO के 2 एग्रीमेंट है। अगर नॉन फूड प्रकार की चीज़ है जैसे गाड़ी, तो वहाँ पर है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT एग्रीमेंट। और अगर फूड रिलेटेड आइटम है तो उस पर लगेगा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। मतलब मान लीजिए भारत से अमेरिका जाने वाले मैंगो के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू इस मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना वो हमारे अमेरिकी लोगों की स्वास्थ्य को असर करेगा, या फिर कि ये मैंगो कंसाइनमेंट के अंदर कोई फ्रूट फ्लाई या जीव जंतु नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके चलते हमारे देश के अंदर जो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैं उसको कुछ नुकसान हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकते हैं, बट ऑल दोज हैव टू बी साइंटिफिकली प्रूवेबल एंड रीजनेबल। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ये एयरबैग और यूवी कोटिंग ऐसे कोई नियम ना लगाए, पर वो सीधा बोल दें कि डेट्रॉइट में बनने वाली गाड़ियों को जो भी इनपुट लगता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रबर, उन सब के ऊपर हम सब्सिडी देंगे। और डेट्रॉइट के अंदर काम करने वाले मजदूरों के EPFO अकाउंट में हम पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। उनके कार मालिकों ने उनके खाते में वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे इतना इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। सो लाइक दैट डेट्रॉइट में बनने वाली गाड़ियों का उत्पाद खर्च वो उद्योगपति के लिए पहले से कम हो जाएगा, तो अपने आप ही वो तो सस्ते में गाड़ी बेच सकता है, राइट। सो देन वी कैन नॉट कम्पीट। मतलब कि बाहर वालों पे ज़्यादा टैक्स लगाया नहीं और अंदर वालों को टैक्स माफ़ी दी नहीं, बट सब्सिडी के जरिए अंदर वालों को मदद कर दी गई। तो ये सब्सिडी भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। उससे लड़ने के लिए भी WTO के 2 एग्रीमेंट है। एक है नॉन फूड आइटम्स के लिए सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एंड फूड रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और वहाँ पर सब्सिडियों का क्लासिफिकेशन और फिर हर एक प्रकार की सब्सिडी के ऊपर कुछ नियम रिस्ट्रिक्शन बनाए गए हैं। तो मित्रों अब अपना एक बड़ा मुद्दा शुरू होता है WTO, उसका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और वहाँ पर सब्सिडी इंटरनेशनल ट्रेड को खराब करती है, इसलिए उस पर काबू रखना ज़रूरी है। WTO ने एग्रीकल्चर सब्सिडी को 3 बॉक्स में क्लासीफाई किया है। पहला बॉक्स रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, पेस्ट कंट्रोल के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने किसानों को जो भी सब्सिडी दे तो वो तो भाई ज़रूरी है, इसलिए उसको ग्रीन बॉक्स में रखा गया। अर्थात मन मुताबिक $1 बिलियन, $10 बिलियन, उनको जो मर्जी हो उतनी सब्सिडी वो ऐसे कामों के लिए दे सकते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन कलर जैसा है कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कोई रोकेगा नहीं। उसके विपरीत दूसरा क्लासिफिकेशन है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। वो क्या है समझने से पहले हमको तीसरा समझना पड़ेगा, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। मान लीजिए 1 हेक्टर जमीन पे खेती करने के लिए किसान को 1 किलो फर्टिलाइजर चाहिए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप उसको $100 सब्सिडी में देते हैं। मतलब कि अगर अमेरिकी किसान 2 हेक्टर जमीन में खेती करेगा तो उसको सब्सिडी में $200 मिलेंगे, और अगर 3 हेक्टर में जाएगा तो $300 एंड सो ऑन। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, पानी खींचने के लिए, डीजल वो भी पानी खींचने के लिए, वहां पर भी जितने एकड़ ज़्यादा जमीन पे आप खेती करोगे बैक एंड में क्वांटिटेटिव सब्सिडी आपको ज़्यादा मिलती है। उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करें कि अगर आपने 1 किलो गेहूं उगाए तो मैं $1 में खरीद लूंगा, अगर आपने 10 किलो उगाए तो उसका मतलब कि $10 में खरीदे जाएंगे, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स आर इनकरेजिंग द लोकल फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर, और वो बाजार में सस्ता दिखेगा कंपेयर टू जो भारत से माल उनके देश में जा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एम्बर बॉक्स सब्सिडी, जो कि किसान को और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, MSP वगैरह सब्सिडियाँ इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है, इसलिए उनको रखा गया है एम्बर बॉक्स क्लासिफिकेशन में। अगर कोई सब्सिडी प्रोडक्शन के साथ बढ़ती नहीं तो फिर उसको ब्लू बॉक्स क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा, और वो सब्सिडी सरकार जितना देना चाहे किसान को दे सकती है। परंतु अगर वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, इफ इट इज इनकरेजिंग द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को डैमेज करेगा, डिस्टर्ब करेगा, देन इट विल बी पुट अंडर द एम्बर बॉक्स। मतलब ट्रैफिक की ऑरेंज कलर की लाइट जैसा है कि ध्यान से चलो, अर्थात कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे जाएंगे हर एक सरकार पे कि आप इतने से ज़्यादा सब्सिडी में पैसा नहीं दे सकते। मित्रों ये एम्बर बॉक्स है, रेड बॉक्स नहीं। ट्रैफिक की रेड लाइट नहीं है कि बिल्कुल नहीं दे सकते, बट देर आर सम रिस्ट्रिक्शन। तो ये WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और वहाँ बोला गया कि एम्बर बॉक्स सब्सिडीज इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब करती हैं तो उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। ये लिमिट कैसे तय हो? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को पूछा गया कि 86-87 में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या था। मान लीजिए अमेरिका ने कहा $100 बिलियन, तो WTO ने बोला चलो उसका 5% निकालो, रकम मिलेगी $5 बिलियन। अर्थात सालाना अमेरिका एग्रीकल्चर क्षेत्र में एम्बर बॉक्स सब्सिडी में $5 बिलियन से ज़्यादा नहीं दे सकता। मतलब ये फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, MSP वगैरह। उसी प्रकार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को पूछा गया कि 86-87 में आपका कितना प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर। मान लीजिए भारत ने कहा $10 बिलियन,
तो बोला गया क्योंकि आप सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं तो चलिए आपको जरा और राहत देते हैं, 5% नहीं 10% निकालो उस रकम का, $1 बिलियन निकलेगा। तो बस सालाना आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में एम्बर बॉक्स प्रकार की सब्सिडी में $1 बिलियन से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर किसी भी देश ने अपनी ये सब्सिडी लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च किया तो फिर दूसरे देश उसके खिलाफ WTO में फरियाद कर सकते हैं, या फिर कि ये वाले देश से बाहर जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई बैरियर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए एडिशनल ड्यूटी लगा दी वगैरह। भारत सरकार ने ये पूरी सिस्टम का विरोध किया, क्योंकि भले 10% के हिसाब से आप परसेंटेज वाइज बोल सकते हो कि हमको ज़्यादा सब्सिडी देने की छूट है, परंतु इन एब्सोल्यूट फिगर 86 में भाई हमारी इतनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिसर्च डेवलपमेंट था ही नहीं कि कुछ बड़ी रकम आए। सो अवर 10% के हिसाब से $1 बिलियन निकलता है, अमेरिका के 5% के हिसाब से उनका तो $5 बिलियन। तो मतलब ये पूरी सिस्टम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हितों में नहीं है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इतने सारे लोग गरीब हैं, खेती करते हैं, उनकी मदद के लिए हमको सस्ते में फर्टिलाइजर भी दिलवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी दिलवानी पड़ेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी घोषित करने पड़ेंगे, और उस हिसाब से जो अनाज हमने प्रोक्योर किया वो फूड सिक्योरिटी के लिए गरीबों को वापस PDS में देना भी पड़ेगा। तो ये पूरे प्रोग्राम चलाने के लिए आपने ये जो 10% वाला हमको कोटा दिया है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। हम इस बात को नहीं मान सकते। ये झगड़ा चला तो WTO की बाली समिट 2013 में एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक पीस क्लॉज अपडेट किया गया कि भारत और ऐसे अन्य देश अपने फूड सिक्योरिटी और PDS प्रोग्राम के लिए मन चाहे उतना सब्सिडी में पैसा दे सकते हैं। उनके खिलाफ कोई भी फरियाद आई तो WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वाले साल 2017 तक कोई केस सुनेंगे नहीं, और 2017 में जब WTO की वापस समिट होगी तब ये पूरे प्रकरण का अंत ला देंगे कि असल में क्या सीलिंग होनी चाहिए हर एक सब्सिडी में। मित्रों, 2013 की ये बाली समिट में एक और चीज़ बाहर आई, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत हर एक देश ने अपना कस्टम क्लियरेंस अगर ऐसा हो इंस्पेक्टर राज वाला, नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला, तो उसके सामने ऐसा एकदम सोफिस्टिकेटेड फास्ट कर देना चाहिए। मतलब कि सभी फीस टैक्सीज आप ऑनलाइन भर सके व्यापारी, सिंगल विंडो सिस्टम हो, एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कोई बीच में मिडल मैन एजेंट रखने की जरूरत ना पड़े। और ये सब कुछ लागू करने के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज बनाई जाएंगी और पूरा काम देखा जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी कस्टम क्लियरेंस हो तो सभी देशों का कुल मिला के इतना GDP 1 ट्रिलियन बढ़ सकता है, इतने लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है एंड सो ऑन। भारत ने भी ये बात मानी। साल 2016 में हमने इसको साइन किया, रेटिफाई किया, और ये लागू करने के लिए नेशनल लेवल पर एक कमिटी बनाई गई ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, जिसका बॉस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके नीचे एक स्टीयरिंग कमिटी जिसके अंदर कॉमर्स और रेवेन्यू सेक्रेटरी की ज्वाइंट चेयरमैनशिप होती है, और ये सभी लोग मिलके ये कस्टम क्लियरेंस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम करेंगे। फरवरी 2017 से ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट भारत में लागू हुआ, इसलिए प्रीलिम के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ओरिजिनली बाली समिट में हम अमिताभ बच्चन वाली कर रहे थे कि हम ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट पे साइन नहीं कर सकते क्योंकि हमको वो फूड सब्सिडी वाला मुद्दा राज नहीं आ रहा है, बट वहां पर पीस क्लॉज दे दिया गया तो फिर राजी होकर हमने साइन कर दिया। मित्रों, WTO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर होता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जहां पर सभी सभ्य देश बैठते हैं। टोटल 164 मेंबर्स, और लेटेस्ट अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। ये लोग मिलकर डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं। अभी DG हैं रॉबर्टो एजवेडो, ब्राजील के हैं, 4 साल के लिए नियुक्ति और पुनः नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ट्रेड अग्रीमेंट बनाती है, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमने देखा, यानी ये नया ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट देखा। हर 2-2 साल पे ये लोग मिलते हैं। उनके नीचे डे टू डे काम देखने के लिए एक जनरल काउंसिल होता है, फिर उसके नीचे डिस्प्यूट सेटलमेंट की बॉडीज एंड सो ऑन। ये WTO का हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हर 2-2 साल में होती है। ऐसी एक कॉन्फ्रेंस साल 2001 में कतर के दोहा शहर में हुई थी। उसके बाद 2-2 साल करते करते साल 2013 में इंडोनेशिया के बाली शहर में हुई, और वहाँ आउटकम क्या आया, एक तो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट और दूसरा ये फूड सब्सिडी के ऊपर दिया जाने वाला पीस क्लॉज। उसके 2 साल बाद समिट हुआ केन्या के नैरोबी शहर में साल 2015 में। अफ्रीका में ये सबसे पहली बार समिट हुई थी। क्योंकि 2-2 साल पे समिट होते हैं, मतलब 2017 में नया समिट होगा, पर वो समिट दिसंबर 2017 में होने वाला है। मतलब प्रीलिम के लिए WTO का लेटेस्ट समिट कौन सा, नैरोबी हुआ। तो नैरोबी में क्या आउटकम आए थे, खासकर ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, वो पूरा मुद्दा क्या था, ये वाली सेल्फ स्टडी लिंक में आपको मिल जाएगा। मित्रों, 2015 के बाद अब 2 साल, मतलब 2017 में समिट होगा किधर,
फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन द साउथ अमेरिका। वहाँ पर अर्जेंटीना नाम का देश और उसका बुएनो एरिस, वहाँ पर WTO का मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होगा। 1 2 3 4 करके गिने, देन इट विल बी 11 समिट। परंतु क्योंकि ये समिट दिसंबर 2017 में होने वाला है और इस बार मेंस तो अक्टूबर में ही है, तो मतलब आप लोग बच गए, मेंस में तैयार नहीं करना। तो मित्रों, WTO के रिलेटेड मेजर टॉपिक्स हमने देख लिए। नाउ सम मिसेलेनियस टर्म्स। टैरिफ बैरियर से लड़ने के लिए 2 अग्रीमेंट हैं, गेट एंड गेट्स, गुड्स और सर्विसेज के लिए। वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। ये क्या है? मान लीजिए भारत सरकार बोले कि भूटान से आयात होने वाले मैंगो पे हम 0% ड्यूटी लगाएंगे, और आगे चल के भारत सरकार ये बोले कि हम पाकिस्तान को अपने मोस्ट फेवर्ड स्टेट नेशन का स्टेटस देते हैं। इसका मतलब कि उसके पहले भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन सा था? भूटान, जहाँ से मैंगो आयात करते वक्त 0% ड्यूटी लगाते थे। तो वही सारी ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमने पाकिस्तान को भी देनी होगी। मतलब कि पाकिस्तान से आयात होने वाले मैंगो के ऊपर भी 0% ड्यूटी लगाएंगे। 1997 में भारत ने पाकिस्तान को इस प्रकार का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया, बट पाकिस्तान ने अब तक रेसिप्रोकेट नहीं किया है। पाकिस्तान ने भारत को MFN का स्टेटस नहीं दिया है बिकॉज बैकएंड में उनकी फार्मर और टेक्सटाइल लॉबी वो अपोज करती है कि ऐसा करने पर भारत के सारे सस्ती चीज वस्तुएं यहाँ पर आ जाएंगी और हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो WTO टॉपिक की एक मिसेलेनियस टर्म समझ ली, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ऐसा ही एक और मिसेलेनियस टर्म है ट्रिम्स। मान लीजिए भारत सरकार अमेरिका की जेरोक्स कंपनी को अपना माल सामान भारत में बेचने दे, बट वहाँ पर कुछ उल जुलूल शर्तें कर दें कि आपका जेरोक्स मशीन भारत में बेच तो सकते हो, बट उसमें कम से कम एक स्क्रू तो भारत में बना हुआ लगना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। या फिर कि जेरोक्स को भारत के अंदर भी एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाए, बट बैकएंड में उसके लिए उसको जो भी इनपुट चाहिए, बाहर से सामान मंगाना है या फिर कि प्रॉफिट, लोन, कैपिटल, उस प्रकार से जो भी लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में तब्दील करने की कन्वर्टेबिलिटी हो ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन कर दिए जाएं। परिणाम स्वरूप वो आदमी अपना काम कर ही ना सके एंड ही गेट्स फोर्स्ड टू बाय द इंडियन रॉ मटेरियल। तो अगर विदेशी कंपनी पर इस प्रकार के डोमेस्टिक कंटेंट, फॉरेक्स रिस्ट्रिक्शन, कोटा रिक्वायरमेंट रखी जाए, उससे लड़ने के लिए WTO का क्या है? ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑन फॉरेनर्स। एंड लास्टली ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब WTO के सभी सभ्य देशों ने एक दूसरे के कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह की रक्षा करनी होगी, पायरेसी से लड़ना होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए WTO का ट्रिप्स अग्रीमेंट। उसके अलावा अमेरिका अपना खुद से रिपोर्ट बनाता है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। वहाँ ऐसे देशों की लिस्ट बनाई जाती है जो कि अमेरिकन कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा नहीं करते, वहाँ पेटेंट की या पायरेसी की समस्याएं होती हैं ऐसे देश। फिर उन देशों को समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा जाता है, जैसे भारत, चाइना वगैरह, देन वॉच लिस्ट एंड सो ऑन। फिर अमेरिकी सरकार उस लिस्ट के हिसाब से उन देशों के सामने कार्रवाई करेगी। मान लीजिए WTO में जाके फरियाद करे अमेरिकन सरकार, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे चाइना को पैसा दे दे कि आप जाके पायरेसी से लड़िए एंड सो ऑन। तो मित्रों, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से उभर के आए 3 संस्थान, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO हमने समझ लिए। इसके अलावा भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं, जैसे ब्रिक्स बैंक है, EIIB है। ये आसानी है, घर पे आराम से ये स्लाइड देख लेना। ये ब्रिक्स बैंक, जिसका दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके प्रेसिडेंट हैं KV कामत, जो पहले ICICI बैंक में थे। खैर, ये प्रेसिडेंट KV कामत ने बोला है कि ब्रिक्स बैंक भी अपने रूपी और युआन बॉन्ड इशू करेगा, जैसे IFC वाले करते हैं, मसाला महाराजा बॉन्ड वगैरह। और जेटली ने तुरंत बोल दिया, तो फिर हमको $2 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में दे देना। इसके अलावा भी ऐसे डिप्लोमेसी में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। प्रवासी भारतीय दिवस था, UN सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन था, फिर ये नाम समिट हुई, इंडस वाटर ट्रीटी का झगड़ा चला। ये सारे मुद्दों पर मैंने अपने रिवीजन वाले आर्टिकल bruna.org/category/डिप्लोमेसी में पहले रख दिए थे, समय मिले तो देख लेना। ट्रेड अग्रीमेंट के अलग अलग प्रकार वो मैं WTO नैरोबी समिट के साथ पढ़ा चुका हूँ, तो वापस वो लिंक में आपको माल मिल जाएगा। आसियान कंट्री के अंदर 10 देश हैं, उनके साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया था फॉर गुड्स इन 2009 एंड फॉर सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इन 2015। बट वहाँ पर इंडोनेशिया और फिलीपींस को वांधा था कि हमारे कॉल सेंटर और IT क्षेत्र को नुकसान हो सकता है, तो वो बाबतों को ध्यान रखते हुए उनके साथ अलग अलग किए गए। तो बोला गया 8+1+1। तो मतलब इस प्रकार से भारत आसियान कंट्रीज का फ्री ट्रेड पार्टनर बन गया। उसी प्रकार और भी हैं, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।
तो आसियान और उसके सभी फ्री ट्रेडिंग पार्टनर्स वो मिलके एक कोई बड़ा समूह बना देते हैं आपस में फ्री ट्रेड करने के लिए। नाम दिया गया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, RCEP ऐसा कुछ सोचते हैं। टेक्निकल इट इज कॉल्ड मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो विश्व के नक्शे में ये इस तरफ चलेगा, एशिया वाले राइट साइड में। इसके अलावा USA और यूरोपियन यूनियन के बीच भी ऐसा एक ट्रेड अग्रीमेंट बनाने की बात चली है। नाम दिया गया ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, TTIP। और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तो पॉजिटिव हैं, परंतु ये जो अटलांटिक समुंदर और उसके भी आप लेफ्ट साइड में जाइए तो क्या होगा, पैसिफिक समुंदर, वहाँ पर एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाने की बात चल रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बच्चन बन गए कि मैं साइन नहीं करूँगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मतलब कनाडा, USA और बाकी 10 एशिया पैसिफिक के ऐसे देश जो कि पैसिफिक समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 12 लोग हुए। आपस में ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई टैक्स ड्यूटी लगाएगी नहीं, कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट करेंगे नहीं, एंड सो ऑन। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिकन कंपनियां फिर वियतनाम और मैक्सिको में जाके अपनी फैक्ट्री लगा देंगी, क्योंकि वहाँ पर मजदूर सस्ते में मिलते हैं और वहाँ से वो अलग अलग गुड्स, क्लोथ, शूज़ वगैरह बना के अमेरिका में बेच देंगे। और मैं ऐसी सस्ती चीज़ों के ऊपर कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं लगा पाऊंगा टू प्रोटेक्ट माय लोकल फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, क्योंकि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में तो बोला गया कि भाई ऐसे कोई टैक्स टैरिफ हम नहीं लगाएंगे। सो देयरफॉर ये ट्रीटी अमेरिकन किसानों के और मेरे वोटर्स के हित में नहीं है, इसलिए मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। और कनाडा, USA, मैक्सिको के बीच पहले से ही एक नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, नाफ्टा, उसका भी मैं अध्ययन करूँगा कि क्या अमेरिकन लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, तो फिर मैं उससे भी निकल जाऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे रवैये से अरविंद सुब्रमण्यम बहुत खुश हैं। यस यस यस, अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो बीच में एक फेज चला था जब देश मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट WTO से बाहर अपने अपने तरीके से बनाने के प्रयत्न कर रहे थे। अब क्योंकि ये पूरे ऐसी मुहिम फेल हो गई है, सो अगेन ऑल दिस कंट्रीज विल बी फोर्स टू कम बैक टू द टेबल ऑफ WTO और वहाँ से आपस में ट्रेड बनाने के प्रयत्न करेंगे। वो अच्छी बात रहेगी क्योंकि WTO में लीस्ट डेवलप कंट्री का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ नए सर्वे में ये भी बोला है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन और UK के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स करने चाहिए ताकि ये अपैरल, लेदर गुड्स एंड फुटवेयर वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ सके और रोजगार के अवसर बढ़ सके, खासकर महिलाओं के लिए। खैर वो पूरा मुद्दा हम पढ़ेंगे 4th पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो मित्रों, इस तरह से हमने 3rd पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 भाग खत्म कर दिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब 75% इज ओवर। अब आखिरी मुद्दा बचता है इकोनॉमिक सर्वे का 5वां चैप्टर, फिजल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।